नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। हमारे देश में इस साल दीपावली का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दिवाली जैसा उत्साह 19 अक्टूबर को ही देखने को मिल सकता है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसका रिजल्ट 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। यानी कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। नया इसलिए क्योंकि मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी खराब तबीयत की वजह से अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूरी बनाए रख रहे हैं। बार बार उनसे चुनाव लड़ने की गुजारिश की गई, लेकिन हर बार उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आज भी केरल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पहले ही रख चुके हैं, बता चुके हैं। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई मतलब नहीं है। पत्रकार चाहें तो उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल में देख सकते हैं। ये और बात है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और कुछ राज्यों के कांग्रेस के प्रतिनिधि उनसे 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए राजी करना चाहते हैं, लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया है। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात एक बार फिर सबके सामने रख दी। Look, I have repeated myself many times. Take a look at the last press conference and you'll have a very good sense of what I said. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system and he represents a vision of India. भारत जोड़ो यात्रा का 23 सितंबर को ब्रेक है, यानी कि कल, और राहुल गांधी के दिल्ली आने की खबर है। वो अपनी मां सोनिया गांधी से मिलेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इस बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ये बात साफ कर दी थी कि राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन करने की तारीख 24 से 30 सितंबर है और राहुल गांधी तो 23 को ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए फिर से लौट जाएंगे। तो वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, लेकिन अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि आज भी राहुल गांधी ने कह दिया कि वो ये सारी बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं, बार बार एक ही बात दोहराना नहीं चाहते। पत्रकार चाहें तो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। बात चल ही पड़ी है तो आइए आपको कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा शेड्यूल बता दें। 22 सितंबर को, यानी कि आज 22 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी। 1 अक्टूबर को नामांकन की जांच करके शाम तक वैध नामांकित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को 10 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और उसके तुरंत बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी दिवाली से पहले कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिलने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस का यह नया अध्यक्ष कौन हो सकता है, इस बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। एक बात तो क्लियर है, वो ये कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो नेहरू गांधी खानदान से बाहर का होगा। अब तक 2 प्रमुख नाम सामने आ चुके हैं जिनके बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए टक्कर हो सकती है। वो हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शशि थरूर दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की और चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। खबरों के मुताबिक मुलाकात के दौरान थरूर हाथ का पंजा फैलाकर मिस्त्री के सामने बैठे। क्या इसके जरिए शशि थरूर कोई मैसेज देना चाह रहे थे? जो भी हो, कुछ तो लोग कहेंगे, यानी मतलब तो निकालेंगे ही। खैर, मधुसूदन मिस्त्री ने बताया
थरूर ने मुलाकात कर निर्वाचक मंडल की सूची, चुनाव एजेंट और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। थरूर अपने किसी व्यक्ति को 24 सितंबर को नामांकन फॉर्म लेने के लिए भेजेंगे। वे संतुष्ट होकर यहां से गए। वैसे शशि थरूर इससे पहले सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। खबरें हैं कि इस मुलाकात में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होने की इच्छा जता दी थी। सोनिया ने भी इसके लिए हरी झंडी दिखा दी। ऐसी खबर है कि सोनिया ने यह बात साफ कर दी थी कि चुनाव लड़ना है या नहीं ये किसी का भी निजी फैसला होगा, लेकिन जो भी हो वो चुनावी प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। शशि थरूर अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो इसके भी अलग मायने होंगे। एक तरफ तो शशि थरूर गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो G23 गुट के भी साथ रहे हैं। उनकी तरफ से समय समय पर पार्टी में बड़े बदलाव की पैरवी भी की गई है। हालांकि उनका यह अंदाज भी उन्हें एक अलग संतुलन देता है, जिसके दम पर वो हर किसी को अपने समर्थन में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन थरूर को कड़ी टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत ने भी कमर कस ली है। हालांकि गहलोत कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलकर उनको मनाने की एक आखिरी कोशिश वो जरूर करेंगे, और अगर फिर भी राहुल नहीं माने तो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बात का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अशोक गहलोत क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान के कांग्रेस विधायकों के साथ अपने आवास पर एक बैठक भी की थी। विधायकों को संबोधित करते हुए गहलोत ने दिल्ली जाने की बात और राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का अनुरोध करने की भी बात की। गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो फिर नामांकन भरने की वो तैयारी करेंगे और नामांकन के समय आप सभी विधायकों को दिल्ली आना होगा। अशोक गहलोत ने यह संदेश भी दिया कि अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनके साथ साथ वो अध्यक्ष पद के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहेंगे। अब ये एक ऐसा खेल है जो गहलोत जानबूझ के खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं आपको भी समझ में आएगा। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की बात शुरू हो चुकी है। ऐसे में अशोक गहलोत का दोनों हाथों में लड्डू रखने की बात करना कई लोगों को अखर रहा है। वैसे इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल से मैं पदों पर ही हूं। मेरे लिए अब कोई पद इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए है कि किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। हाईकमान को खुश करने की बात से लगता है जैसे अशोक गहलोत अपना पलड़ा भारी रख रहे हैं। लेकिन इससे एक सवाल और खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी अध्यक्ष बने वो केवल हाईकमान के निर्देशों का ही पालन करेगा। तब तो यह अध्यक्ष पद के चुनाव की सारी प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये सोचना होगा कि चुनाव के माध्यम से कांग्रेस को सिर्फ एक चेहरा चाहिए या सोचने समझने की शक्ति रखने वाला एक दिमाग भी। नॉमिनेट होते हो दो पद होते हैं, या कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हो दो पद के साथ। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को। अशोक गहलोत के मामले में सबसे टेढ़ी खीर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का मसला ही है। गहलोत किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते और सचिन पायलट आंख गड़ाए बैठे हैं कि कब अशोक गहलोत राजस्थान से बाहर निकलें और वो मुख्यमंत्री बने। खैर, खेल दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के त्रिकोणीय होने की उम्मीद भी बढ़ गई है, क्योंकि एक और नाम की एंट्री हो गई है और वो नाम है दिग्विजय सिंह का। वो भी सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने चुनाव में उतरने की संभावनाएं जताई थी। ऐसी स्थिति में अब गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना कांग्रेस में दिख रही है। आजादी के बाद से अभी तक 18 नेता कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें से 5 अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से रहे, जबकि 13 अध्यक्षों का गांधी परिवार से दूर दूर तक नाता नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्षों और उनका कार्यकाल कैसा रहा?
खासकर गांधी परिवार के बाहर के कांग्रेस अध्यक्षों का। आइए जानते हैं, समझते हैं। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें से 18 अध्यक्ष तो आजादी के बाद बने। इस तरह कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर भले ही नेहरू गांधी परिवार के 5 सदस्य काबिज रहे हों, लेकिन 40 साल तक उनके हाथों में ही पार्टी की कमान रही। 35 सालों तक पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के नेता बनते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सक्सेस रेट देखें तो 1952 से लेकर अभी तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस 4 बार गांधी परिवार के पास अध्यक्ष की कमान होते हुए हारी, तो 3 बार गैर गांधी अध्यक्ष के रहने पर हार का सामना करना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिर्फ 3 साल रहे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही प्रधानमंत्री होने की परिपाटी स्थापित की। 1951 से लेकर 1954 तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 से 1984 तक दोबारा इंदिरा अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 1991 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रहते हुए कांग्रेस को हर बार जीत मिली। राजीव गांधी के अध्यक्ष रहते 2 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 1989 में कांग्रेस हारी तो 1991 में जीती। हालांकि 1991 के चुनाव के दौरान ही राजीव की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक इस पद पर रही। सोनिया के रहते 1999 और 2014 के चुनाव के वक्त कांग्रेस को हार मिली, तो 2004 और 2009 में जीत। इसके बाद राहुल गांधी दिसंबर 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी। यूं तो आजादी के पहले और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के कई अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से बाहर के रहे। आजादी के समय जेबी कृपलानी के हाथों में पार्टी की कमान रही, जिसके बाद पी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन और यूएन धेबार अध्यक्ष रहे। इसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, के ब्रह्मानंद रेड्डी, पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ने भी कांग्रेस की कमान संभाली। कांग्रेस पार्टी में आखिरी अध्यक्ष यानी कि नेहरू गांधी परिवार की मौजूदा पीढ़ी से पहले कांग्रेस पार्टी में आखिरी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जो गांधी परिवार से नहीं आते थे। सीताराम केसरी के बाद से 24 साल हो गए, तब से कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही है। गांधी परिवार में सोनिया गांधी सबसे ज्यादा लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पहले 1 साल का हुआ करता था, तो इंदिरा राज में 3 साल का हुआ और फिलहाल 5 साल कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के जिन 13 नेताओं ने संभाली, उनके कार्यकाल में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा? देश की आजादी के दौरान जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें साल 1947 में मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में यह जिम्मेदारी मिली थी। उन्हें महात्मा गांधी के भरोसेमंद व्यक्तियों में माना जाता था। इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया साल 1948 में जयपुर अधिवेशन में पार्टी प्रमुख के रूप में चुने गए। साल 1949 में दोबारा फिर से उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। नासिक अधिवेशन में उन्हें चुना गया था। हालांकि तीनों ही नेताओं के अध्यक्ष रहते हुए आम चुनाव नहीं हो सके थे, क्योंकि उस समय तक अंतरिम सरकार चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की कमान छोड़ी तो यूएन धेबार अध्यक्ष चुने गए। धेबार 1955 में पहली बार अध्यक्ष बने और 5 साल 1959 तक रहे। अमृतसर, इंदौर, गुवाहाटी और नागपुर के अधिवेशनों में अध्यक्ष चुना गया था। इस दौरान साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस 48% वोटों के साथ 371 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस तरह ढेबार पहले नेहरू गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में चुनाव हुए थे।
ढेबार के बाद नीलम संजीव रेड्डी 1960 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 63 तक पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी के अध्यक्ष रहते हुए 1962 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस 45% वोटों के साथ 361 सीटें जीतने में सफल रही थी। साल 1977 से 1982 तक वो भारत के छठे राष्ट्रपति भी रहे। भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 1964 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 1967 तक अपने पद पर रहे। कहा जाता है कि के कामराज ही थे जिन्होंने नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। के कामराज के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 1967 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस 41% वोटों के साथ 283 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कर्नाटक के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और राज्य के पहले मुख्यमंत्री एस सिद्धवनवल्ली निजलिंगप्पा 1968 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये वही समय था जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो उन्होंने ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट के खिलाफ संगठन के मोर्चे का समर्थन किया था। हालांकि वो लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस का दलित चेहरा और कद्दावर नेता जगजीवन राम साल 1970 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और 71 में भी दोबारा फिर से चुने गए। इसी दौरान साल 1971 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस पार्टी 44% वोटों के साथ 352 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस तरह से जगजीवन राम का कार्यकाल सफल रहा था और उन्हें इंदिरा गांधी का वफादार और पार्टी के लिए संकट मोचन के तौर पर भी जाना जाता है। जगजीवन राम के बाद कांग्रेस की कमान शंकर दयाल शर्मा ने 1972 में संभाली। 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में उन्हें गिना जाता था और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। इंदिरा से लेकर सोनिया तक वो सबके करीबी रहे। देवकांत बरुआ साल 1975 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1977 तक रहे। इस तरह इमरजेंसी के दौर में वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। देवकांत बरुआ को इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया टिप्पणी के लिए भी जाना जाता है। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव उनके कार्यकाल में हुए, जिसमें पार्टी को करारी मात खानी पड़ी। कांग्रेस 35% वोटों के साथ 153 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इंदिरा गांधी पहली बार सत्ता से बाहर हो गई थी। वो गांधी परिवार के वफादार थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा विरोधी गुट में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस की कमान उनसे लेकर कासू ब्रह्मानंद रेड्डी को सौंप दी गई, जो 1978 तक रहे। इससे बाद कांग्रेस की कमान इंदिरा और राजीव गांधी के हाथों में लंबे समय तक रही। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव साल 1992 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1996 तक रहे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष रहने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। राजीव गांधी का निधन हो जाने और कांग्रेस की सरकार बनने पर नरसिम्हा राव पीएम बने थे। नरसिम्हा राव के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 1996 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को करारी मात खानी पड़ी। इस चुनाव में कांग्रेस 28% वोटों के साथ सिर्फ 140 सीटें ही जीत पाई। नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी साल 1996 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए और 1998 तक वो इस पद पर रहे। इस दौरान साल 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। इनमें भी कांग्रेस को करारी मात मिली। कांग्रेस 26% वोटों के साथ 141 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि इसी के बाद कांग्रेस की कमान उनसे छीन ली गई और सोनिया गांधी को सौंप दी गई। इसके बाद से कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष नहीं बन सका। कांग्रेस सोनिया की अगुवाई में जरूर सत्ता में आई, लेकिन 10 साल के बाद ऐसा बाहर हुई है कि आज वो अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर में खड़ी हुई है। अब कौन कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आता है, ये 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा और 19 अक्टूबर को यह भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो इस चुनाव से निकल कर आएगी वो होगा राहुल गांधी का खुद को अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर कर लेना, यानी कि गांधी नेहरू खानदान का कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हट जाना, जो एक बड़ा हथियार नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ जाता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी बपौती है। वो इस परसेप्शन लेवल से, एक वैचारिक लेवल से
बाहर निकल जाएंगे। और राहुल ने ये बहुत सही किया कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो किसी भी हाल में अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। ये संकेत बहुत दूर तक जाएगा और कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में आना है, अपने वजूद को बचाना है, तो ऐसे फैसलों की ही उसको जरूरत है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको हमारा शो और कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।